बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी विद सादिया सादात। आज जिस मौजू पे हम लोग बात करेंगे वो थोड़े डिफरेंट जो करंट सिचुएशन है, जो हॉट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, उस पे ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं और ये एक सीनियर तज्ज़ा निगार भी हैं और डिफेंस के हवाले से भी ये बहुत अच्छा इनकी गहरी नज़र है। तो हम इनसे बात करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि आजकल क्या समझते हैं कि किस तरफ हुकूमत जा रही है और क्या चीज़ें हैं जो आगे होने जा रही हैं थोड़ी सी। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर आपकी, जैसे मैं जानती हूँ कि आपकी काफ़ी जो दिफाई मामलात के ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है और आप फिलहाल क्या देखते हैं जो ये साउथ एशिया का जो खित्ता है, स्पेशली जो चाइना और इंडिया की जो पोजीशन है, उसका आप क्या मतलब देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, स्पेशली कश्मीर के हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने यकतरफा कदम लिए थे जो कि उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया जी जी। और उसके बाद अभी ये शरीयत का भी उन्होंने नया कानून बना दिया, हम्म यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया कश्मीर को। तो इन हालात की वजह से कश्मीर एक दफा फिर आप देखिए कि थोड़ा इंटरनेशनलाइज हो गया, इस पे बातचीत होनी शुरू हो गई। हुकूमत जी पाकिस्तान जी। भी इस पे काफी बात करती रही, चाइना ने भी इस चीज के ऊपर एहतजाज किया, लेकिन मोदी चूंकि एक कर गुजरने वाला आदमी है, लिहाजा उसने इन चीजों को कोई इसका नोटिस नहीं लिया, खातिर में नहीं लाया। हम्म नतीजा ये कि ये हालात बिगड़े और फिर चाइना के साथ इनकी कन्फ्रंटेशन हुई। हम्म उसमें दोनों चीजें, एक ये कश्मीर का किस्सा कि एक लद्दाख का इलाका है जो मुतनाज़ा है और चाइना उस पे अपना हक रखता है या हक जताता है, और हम्म। भारत ने यूनिलेटरली उसको हजम करने की कोशिश की। जी सो जी। वो वहां पे इन्ग्रेस हुई गलवान वैली में। जी उसके साथ साथ दूसरा इशू आ जाता है कि वहीं हमारा सी पैक का एंट्री पॉइंट है काराकोरम में, जी। और वो भी थ्रेटन्ड है। अगर भारत यहाँ से उसको महफूज रास्ता मिल जाए श्योक वैली के अंदर से जो उन्होंने सड़क बनाई है, तो उस लिहाज से वो भी पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए एक थ्रेट बन जाती है। तो हम्म अवामिल तो बहुत सारे हैं जो कि भारत को एक तरह से आप कह लीजिए कि उसको एक कॉशन दिया, उसको एक झटका दिया कि वो मनमानी नहीं कर सकता। अच्छा। लिहाजा ये जरूरी था कि उसको हम्म किसी न किसी जरिए ये चीज जो है वो बावर कराई जाए, और चाइना ने अपना अपना यूनिलेटरल एक्शन किया। अब गलवान वैली में चाइना ने पहले कभी क्लेम नहीं किया था, और ये इलाका जो है, ये जहां पे भी जिनकी फोर्सेस थी इंडिया या चाइना की, वो एक तरह से सेटल्ड समझा जाता था। हम्म। लेकिन चाइना ने फिर यकतरफा, जिस तरह इंडिया ने यकतरफा किया, उन्होंने भी कर लिया। कर लिया और अब बिल्कुल। सूरत हाल ये है कि भारत के पास कोई उसका इलाज नहीं है, कोई चारा नहीं है, सवाए इसके कि चाइना ने जो कर लिया उसको हम्म एक फेट कंपनी के तौर पे तस्लीम कर लें हम्म। और कोशिश करें कि आइंदा मजीद इनकर्शन चाइना की तरफ से ना हो। ठीक है। अब ये चीज जो है, जो मैं कह रहा हूँ, ये अंदाजा होता है भारत के अपने लीडर्स के बयानात की वजह से। जैसे मोदी बिल्कुल। साहब उसको अब डाउन प्ले कर रहे हैं, हम्म। उनकी आर्मी लीडरशिप जो है वो मजाकरात की तरफ बात कर रही है कि जी डी एस्केलेट कर दिया जाए। जी तो जी बिल्कुल। लगता ये है कि डी एस्केलेशन वगैरह की आड़ में वो इन हम्म। चीजों को दबाना चाहते हैं, और जो हो गया सो हो गया वाली बात है। अच्छा। अनलेस कल को कोई उनके ऊपर ऐसा प्रेशर इंटरनल आए और फिर वो कोशिश करें उसको रीटेक करने की, जो मुश्किल होता है। ये अच्छा। बड़े मुश्किल इलाके हैं, पहाड़ हैं। तो बिल्कुल। ये चीज एक मुसल्लमा हो गई कि अब वाजे है कि ये जो लद्दाख का इलाका है ये कश्मीर का हिस्सा है, और हम्म। इसमें अब तीनों पार्टियां इस तनाजे का एक तरह से हिस्सा बन गई। पार्टी चाइना बनी। भी, जी पाकिस्तान और भारत तो पहले थे ही, ये जी। भी इसका अब इसमें इनकी शराकतदारी हो गई इस हम्म झगड़े में। और हम्म। हो सकता है कि कल को मुज़ाकरात हों अगर, तो ये तीनों फ्रीक उसमें बैठने की कोशिश करें, या तीनों चाहें कि हम बैठे। उसमें हम्म। लाजमी बात है चौथा खुद कश्मीरी होंगे, और कश्मीरियों से उनको अगर डायरेक्ट नहीं बैठने दिया जाता तो उनसे नेचुरली उनकी राय लेके तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ठीक अब है। सूरत हाल ये है कि भारत ने जो वार्निंग्स बार बार दी थी कि हम्म जनाब अब हमने आजाद कश्मीर पे कब्जा करना है,
अब गिलगित बल्तिस्तान पे करना है, फिर चाइना के ऊपर एतराजात उठाए कि आप क्यों इधर इस इलाके में आ रहे हैं, ये तो हमारा इलाका है, यहाँ डैम बन रही है, भाषा डैम, उस पे एतराज, सी जी पैक जी, पे एतराज। इतराज है। वो लगता है कि वो चीजें दब गई क्योंकि उनको अपनी हैसियत का एहसास हुआ भारत को कि ऐसे नहीं है, हम चाइना को कम से कम आंखें नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि चाइना भी यूनिलेटरल एक्शन लेके तो आपको डिफेंसिव पे डाल सकता है। तो ठीक है। एक तो ये लगता है कि ये इनके नैरेटिव जो है वो दबेंगे। दूसरी ठीक है। तरफ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट लगता था कि कोई हमला ये करेंगे इमिनेंट आजाद कश्मीर पे, जी जी क्योंकि ये जो एक बिल्डअप कर रहे थे एटमॉस्फेयर, वॉर हिस्ट्रिया क्रिएट कर रहे थे, जिसमें जी आपने देखा कि उन्होंने बार बार कहना शुरू किया कि जनाब कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पाकिस्तान साइड पे लॉन्च पैड्स मौजूद हैं, वहां से जी ये जी भेजते हैं। मिलिट्री लीडरशिप ये अक्सर कहती थी, और खुद नरेंद्र मोदी भी, और फिर साथ कहते थे कि जी हमने तो आजाद कश्मीर कब्जा करना है। तो ये जो उनकी एक एक स्ट्रेटजी है कि ये पहले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहां पे करते हैं अपने वाले इंडियन हेल्ड कश्मीर में, जी जी और वो एक उसको डिक्लेयर करते हैं, ये कहते हैं कि जी टेररिज्म का वाकया लेकिन कराया पाकिस्तान ने, कोई हाँ सबूत नहीं मांगता दुनिया में, कोई ऐसा जरिया नहीं, वेरिफिकेशन होती नहीं, तो जी इंडिया को एक राइट मिल जाता है कि आप जनाब अब रिटेलिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लिहाजा वो रिटेलिएशन में पहले उन्होंने बालाकोट किया था, अब वो आके तो आजाद कश्मीर पे हमला कर देते। बिल्कुल। लेकिन लद्दाख के सेक्शन के बाद लगता है कि ये चीज रुक गई है, उनके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है। अच्छा। अब वो मोस्ट प्रोबेबली इस वक्ती तौर पे आप कह लीजिए कि इस इशू से निकल जाएंगे। उनकी जो कोशिश थी कि पाकिस्तान के साथ एक ये किया जाए, एक एग्रेशन की जाए पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के इलाके पे, वो लगता है कि वक्ती तौर पे रुक गई, क्योंकि आज वो चाइना के साथ लेकिन सर, काफी ज्यादा जहनी आप तौर ये पे भी कह फंसे रहे। हुए हैं, पॉलिटिकल इशू भी बन गया विद इन जी द जी कंट्री, बाहर भी। और ये भी उन्होंने देख लिया कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो जो मिलके, खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलके उन्होंने एक क्वाड बनाई जिसमें ये चार मुल्क थे, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जी जी। कि इसको चाइना को कंटेन करेंगे, वो इनफेक्टिव नजर आया, क्योंकि अच्छा। उनकी तरफ से कोई ऐसी सॉलिड हेल्प नजर नहीं आई। वो उनकी ख्वाहिश थी कि इंडिया लड़ाई करे और इंडिया इसके साथ, चाइना के साथ फंस जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियंस को भी ये अंदाजा हुआ कि ये अगर जंग होती है तो जो कॉमन बॉर्डर्स हैं चाइना के, वो इंडिया के हैं, इंडिया के साथ हैं चाइना जी के। जी। तो जो असल फ्रंट है, जो असल इम्पैक्ट है, वो इंडिया पे आएगा, किसी और पे नहीं आएगा। तो उन्होंने डी एस्केलेशन की तरफ। चीज ये है कि चाइना अब उनको अगर निगोशिएशन टेबल पे लेके आएगा तो वहां पे दो चीजें हैं जो सामने आएंगी। एक तो चाइना इनको रखेगा कि आपने अगर हमारे साथ पुरअमन तरीके से रहना है तो एलएसी का किस्सा जो है वो आप रिजॉल्व करें, लेकिन उसके साथ साथ आप दोबारा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मत देखें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो हम नहीं चाहेंगे कि डिस्टर्ब हो। तो ठीक। एक तो ये चीज। दूसरा, वो इंडिया को चाहेंगे कि वो अमेरिका के साथ मिलने की बजाय एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पे रहे, ताकि चाइना के साथ उसके ट्रेड के, इकोनॉमिक, ये इकोनॉमी के जो है वैल्यू चाहे वो जॉइंट वेंचर्स हैं या इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो चले, ताकि इंडिया फायदा उठा सके, बजाय इसके कि राइवलरी की वजह से उसको नुकसान। ये दो चीजें अगर चाइना उनसे तय कर लेता है तो पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आएगा कि चाइना पाकिस्तान को मिलिटरीली वेपन देना, ये वो तो सपोर्ट करेगा, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट वो स्ट्रांग नहीं रहेगी। जो किसी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और सारे मुल्क उससे, मार्केट से फायदा उठाना चाहते हैं, ट्रेड के नुक्ता निगाह से, इन्वेस्टमेंट के नुक्ता निगाह से चाइना भी उठाना चाहता है। लेकिन चाइना अगर ये देखे कि वो वहां वहां हॉस्टिलिटी है और वो जाके अमेरिकन कैंप में चले गए हैं, तो वो चाइना के लिए चाइना स्वैलो नहीं कर सकेगा, वो उसको खत्म करना चाहेगा। अब अभी भी जो उन्होंने एकदम यूनिलेटरली कहा जी हम डिसएंगेज करते हैं और डी एस्केलेट करते हैं, उसमें भी यही वजह है कि चाइनीज नहीं चाहते कि अमेरिकन से इंटरफियरेंस शुरू हो जाए। अगर ये प्रोलॉन्ग करता है उनका, ये जो उनका फेस ऑफ है या ये जो स्टैंड ऑफ है उनका, अगर ये प्रोलॉन्ग करता तो फिर कोई ना कोई, किसी न किसी का अमल दखल होता, तो वो ये भी अवॉइड करना चाहते थे। और आप ये भी ज़हन में रखिए कि शंघाई कोऑपरेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ, उसमें भी इंडिया पार्टनर है, ब्रिक्स में इंडिया पार्टनर है।
तो उन्होंने तो इंडिया को बहुत सारी जगहों पे मिला के रखा हुआ है, लेकिन इंडिया की उनसे डिमांड हमेशा यही रहेगी कि आप हमसे ये मांगते हैं कि हम सी पैक को ना छेड़ें, आप हमसे मांगते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, अमेरिका के साथ ना मिलें, तो हम भी ये चाहेंगे कि आप पाकिस्तान के मामले में न्यूट्रल रहें। यानी अच्छा। चाइना से उनकी डिमांड ये होगी कि जी आप जी। पाकिस्तान के मामले में न्यूट्रल रहें, आप ठीक है। नेपाल के मामले में हमारे ऊपर न्यूट्रल। प्रेशर ना लाएं, आप जी वो उनसे इस तरह की अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए जो उनका इंडियन इन्फ्लुएंस है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। मसला ये होगा कि जी। पाकिस्तान आज कश्मीर के मामले में सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट है। अच्छा। अगर कल यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में आपने लेके जाना है तो जो हम्म, इफेक्टिवली कोई मुल्क आपको सपोर्ट कर सकता है वो चाइना है। लेकिन अगर ठीक। चाइना भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसकी अपनी कंसिडरेशंस हैं, तो हम्म, उसकी वजह से न्यूट्रलाइज ना भी हो, थोड़ा बहुत हम्म, अगर हमें वो बड़ा मामूली सपोर्ट दे तो वो सपोर्ट बेमानी हो जाती है, उसका कुछ फायदा नहीं होता। मैंने पाकिस्तान को इस मामले में बड़ा जहन में रखना चाहिए कि हमारी पॉलिसी 100% चाइना पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक उसमें है। हमें कुछ इस्लामिक कंट्रीज और कुछ उसके अलावा दूसरी जगह लॉबिंग करनी चाहिए। अभी आप देखिए कि इमरान खान ने जब यूनाइटेड नेशन में एड्रेस किया तो हम्म, आपको मलेशिया और टर्की की तरफ से काफी सपोर्ट मिली। जी तो ये बिल्कुल। सपोर्ट आपके लिए वैल्यूबल है, और इसी तरह आपको चंद एक और मुल्क जो हैं जो वो इमर्जिंग चाहिए। पावर्स हैं उनको साथ लेना चाहिए, ताकि अच्छा। वो पाकिस्तान वहां पे मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड नजर ना आए। फिर ठीक है। चाइना भी थोड़ी बहुत सपोर्ट आपको दे देगा। ठीक है। इसी अच्छा तरह सर। रशिया है, वो बहुत बुरी तरह बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है इंडिया की तरफ, लेकिन जी। उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, किया जा सकता 100% नहीं लेकिन कुछ। इंडिया रशिया की इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा वेपन्स खरीदते हैं तो आमदन बढ़ी है उनको। है। जी। लेकिन एट द सेम टाइम हम्म, आप जो सी पैक बन रहा है उसमें आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं रशिया को भी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, और अगर ये सक्सेसफुली बनता है तो कल को ये मुल्क फायदा उठाएंगे, लिहाजा और फिर अफगानिस्तान के अमन के लिए हम्म, रीजनल कंट्रीज का आपस में इत्तेफाक राय होना बड़ा जरूरी है। लिहाजा वहां भी रशिया, ईरान और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके चलते हैं। सो ये बाज आपके ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो आप इस्तेमाल करके रशियन इन्फ्लुएंस को किसी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि जी इंडिया टेररिज्म करा रहा है, लेकिन ये बड़ी एक कैंपेन चलाने की जरूरत है। इसी तरह कश्मीर के मामले में जब जब हम दुनिया को कहते हैं, और खास तौर पे इस दौर में जबकि हमारी यूनाइटेड नेशन ने भी, हम्म, उनके ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 5 लेटर लिखे हैं इंडिया को और उनसे हम्म, कहा है कि जनाब हम कंसर्न है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की और खवातीन के बारे में, तो हम फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहते हैं, इंडिया जवाब नहीं देता। अब ठीक ये है। वो चीजें हैं जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत बात कर रही है। हम्म, पाकिस्तान को एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए थी, खवातीन के बिल्कुल। डेलीगेशन जाते, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो विद इन पाकिस्तान है उनको आप चलाते, वो भी जाते। आप जी जी। अभी तक आप देखें कि कश्मीर के मामले में हमने कोई पॉइंट मैन नहीं अपना मुकर्रर किया। जैसे अभी आप बिल्कुल देखिए कि अफगानिस्तान के मामले में मोहम्मद नहीं। सादिक साहब को इन्होंने मुकर्रर कर दिया है कि जनाब अफगान पीस प्रोसेस के लिए ही विल बी आवर पॉइंट्समैन एंड ही विल बी द मैन जो हम्म, तमाम इश्यूज को पीस से रिलेटेड तमाम इश्यूज को हैंडल करेगा, एंड ही इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब नाउ। जी वो वरना कभी अब बाजवा साहब जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, अब जी। वो एक आपका फोकल पॉइंट आ गया। अब हम्म, फोकल पर्सन आपको कश्मीर के लिए भी रखना चाहिए था। जी नतीजा ये कि यहाँ पे अभी भी कश्मीर के मामला को चलाने के लिए कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। उसके साथ साथ आप देखिए कि जो जो कश्मीर में एक तो पॉलिसी इशू है, दूसरा ये है कि उसकी एक कैंपेन डिवाइस करना। आपने कहा था हमारी फॉरेन ऑफिस हम्म, में कहा था कि जी हम कश्मीर डेस्क बना रहे हैं फॉरेन ऑफिस में, और जी। हर एम्बेसी में हमारे कश्मीर डेस्क होगा, लेकिन हम्म, वो फाल नहीं हुआ। सो इस गवर्नमेंट की एफर्ट भी अगर कंपैरेटिव देखूं तो काफी है, लेकिन ये डिप्लोमेसी का एक कंपटीशन होता है बिटवीन द टू कंट्रीज। जी इंडिया भी डिप्लोमेसी कर रहा है अपने कश्मीर इशू के ऊपर, वो अपने बिल्कुल। स्टांस के लिए कर रहा है, पाकिस्तान ने अपने स्टांस के लिए करनी है। सो देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन वो कंपेटिटिव बेसिस पर अगर हम देखें तो हम बहुत पीछे हैं उस कैंपेन में। अच्छा सर, हम अगर वो आप कैंपेन बात करें तो इसमें ये जो 1974 के एक्ट के ऊपर जो 14th अमेंडमेंट ये लोग कर रहे हैं, तो आपका क्या स्टांस है कि क्या ये कश्मीर कॉज का के लिए बेहतर होगा कि नहीं? क्योंकि अभी तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस इसके हवाले से काफी है। आप अभी पहले बात कर रहे थे कि कश्मीर के ऊपर इन्होंने उस तरह से सही से सांस नहीं लिया गवर्नमेंट ने, और काफी देरी कर दी इन्होंने अपना जवाब देने में। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये एक 14वीं तरमीम आई है, और इस तरमीम को जो की वजह से कश्मीर के अंदर काफी रेजिस्टेंस है,
वो नहीं चाह रहे हैं कि ये तरमीम पास हो। तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? क्या ये कश्मीर कॉज के लिए बेहतर होगा? कश्मीर का एक एक इशू जो मौजूद है कश्मीर का और हमारा, यानी कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो आज गवर्नमेंट है उनका और हमारे यहाँ सोच का थोड़ा बहुत इख्तलाफ मौजूद है। जी जी। वो जिस तरह का चाहते हैं सिस्टम, वो उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी इसमें शामिल कर दिया जाए, और हमारा हमेशा से स्टांस ये रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये तारीखी तौर पे कश्मीर का हिस्सा नहीं था, ये बिल्कुल अलग इश्यू है। और गिलगित बल्तिस्तान को वहां के लोगों ने खुद लड़के वो आजाद कराया था और फिर पाकिस्तान में शामिल हुए। जी जी। दूसरी तरफ ये है कि जो आजाद कश्मीर के सदर हैं उनकी राय ये है कि आजाद कश्मीर के सदर जो हैं उनको एक ऐसी आजादी होनी चाहिए कि वो कश्मीर पॉलिसी खुद चला सकें, यानी वो इंटरनेशनली वो रिप्रेजेंट करें, और यानी हमारा फॉरेन ऑफिस जो है उस हद तक उससे हट जाए, अपनी पाकिस्तान इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखे और कश्मीर में इनको मुकम्मल तौर पे आजादी हो कि ये अपना केस किस तरह लड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कल को ये भी कह सकते हैं कि जी हम एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना लेते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है वहां की भी रिप्रेजेंटेशन लेके तो यहाँ एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन जाए, जिसमें के हेल्ड कश्मीर के लोग भी रिप्रेजेंटेटिव हों, उनके लोग मौजूद हैं, हुर्रियत के लोग बहुत सारे जो माइग्रेट करके या वहां से शिफ्ट करके इधर आए हुए हैं, वापस नहीं गए। तो ये सारी चीजें जो हैं दीज आर ऑन द टेबल, मगर ये फैसले करने होंगे इनको कंसेंसस के साथ। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल रिएक्शन देखने बड़ा जरूरी है। हमें क्योंकि कश्मीर का मसला सिर्फ हमारा डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक सिर्फ इस हद तक है कि पाकिस्तान के लोग इस पे बड़े सेंसिटिव हैं, कोई गवर्नमेंट इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट ने सरवाइव करना है तो उनको इस पॉलिसी को लेके आगे चलना होगा। दूसरी तरफ ये है कि आगे जो सिचुएशन बन चुकी है, अब उसमें एक सोच ये भी है जो सादिया मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि इंडिया ने जो यूनियन टेरिटरीज बनाई, ये यूनिलेटरल एक्शन उन्होंने किया। शिमला एग्रीमेंट के तहत हम बायलेटरली काम कर रहे थे कि दोनों मिल के बात करें। जब आपने काम सारा यूनिलेटरली कर लिया तो बायलेटरलिज्म तो खत्म हो चुका, खत्म हो गई। सो पाकिस्तान को शिमला एग्रीमेंट को डिसोन करना, ये भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डिसोन करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि हम शिमला एग्रीमेंट को डिसोन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भारत ने यूनिलेटरल काम किया, हम तो वरना बायलेटरल करना चाह रहे थे। अब या तो भारत वो यूनिलेटरली जो उन्होंने एक्शन किए हैं वो वापस करे और बायलेटरलिज्म की तरफ आए, और अगर वो नहीं आते तो देन द बायलेटरल सिस्टम इज ओवर। उसमें दो चीजें हैं, उसमें एक तो ये कि आइंदा के लिए आप हमेशा यूनाइटेड नेशन को ही जाके उनका दरवाजा खटखटाएंगे और भारत से बातचीत का मसला खत्म, आप उनसे भीख नहीं मांगेंगे कि जी हमारे साथ बात करें जो हम पहले करते रहे। दूसरा इशू जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, एलओसी जैसे हम कहते हैं, वो एलओसी रिकॉग्नाइज हुई थी शिमला एग्रीमेंट में, लिहाजा वो खत्म हो जाएगा और वो लाइन ऑफ एलओसी की बजाय वो बन जाएगी सीज फायर लाइन जो पहले थी। सीज फायर लाइन का मतलब यह है कि उसकी सैंक्टिटी नहीं है, वो आप अगर लड़ते हैं और आज मैं कोई वहां पे कब्जा कर लेता हूँ इलाका तो वो मेरा हो गया, वो मेरी नई लाइन बन जाएगी। सीज फायर लाइन जो है वो उसकी परमानेंसी नहीं है, लिहाजा ये शिमला एग्रीमेंट के दो फायदे हो सकते थे, यानी इसको डिसोन करने के। तो ये चीजें अंडर कंसिडरेशन हैं। सो अगर यही तो बात है ना कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतना कुछ होने दिया, मतलब कश्मीर में कितनी चीजें उन्होंने कर ली हैं इंडिया ने, और वो भी यूनिलैटरली कर ली है, और पाकिस्तान की तरफ से हम कोई भी आगे से जवाबी कार्रवाई नहीं देखते हैं। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि पिछले हफ्ते अस्करी क़यादत बैठी है और प्राइम मिनिस्टर अब जाके बैठे हैं, जबकि ये पिछला 1 साल होने को है सर इस बात को, और वो इतना अब तक वहां पे मतलब दहशतगर्दी फैला चुके हुए हैं, मैं तो कहूंगी। तो और फिर भी हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई भी स्टांस नहीं लिया अभी तक कि आपको कश्मीरियों को तो आप उसमें बाहर नहीं कर सकते, उनकी मशावरत, उनकी ख्वाहिश, उनकी मर्जी के मुताबिक ही मामला करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो तो एक असल तो जो इस सारे खेल में असल पार्टी तो है ही कश्मीरी, बिल्कुल, जो मुस्तकबिल तो उनका है। लिहाजा हम ये फैसला करने के लिए हम गाइडेंस दे सकते हैं, हम उनके साथ मशावरत कर सकते हैं, लेकिन बिल आखिर वो ही करना होगा जो कश्मीरी तय करेंगे। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल रखना चाहिए, और अगर हम इससे हटेंगे तो हमारा अपना कश्मीरियों के साथ ताल्लुक कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो समझेंगे कि हमने उनकी राय से
बिल्कुल इज्तनाब किया, उनको इख्तलाफ कर दिया, उनको यानी उनकी राय को कोई अहमियत ही नहीं दी, वो चीज गलत है, वो तो होना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ आप जो बात कर रही हैं, असल मसला ये है कि ठीक है, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो आज मैं समझता हूँ कि आज के दौर के मुताबिक कम है, आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट बहुत करनी चाहिए लेकिन देखें रास्ते दो हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी पाकिस्तान को फौरन जंग छेड़ देनी चाहिए। अच्छा, दूसरा कि पाकिस्तान को आजाद कराना है तो फिर जंग उसका हल है, आप जहाद ऐलान कर दें, जंग करें। और दूसरा ये है कि डिप्लोमेसी। अब इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। देखें, पाकिस्तान ने 3 जंगें कश्मीर के ऊपर लड़ी थी। लास्ट हमने 99 में जो कारगिल की थी। अब इन जंगों में आप देखिए कि जंगें तो 3 हुई लेकिन कश्मीर तो हल नहीं हुआ। सो इस बात की किसी के पास कोई जमानत नहीं कि एक और जंग आप करें तो कश्मीर हल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये भी इस बात की कोई जमानत नहीं कि जंग जो है वो कौन जीतेगा। दोनों पार्टियां आप देख लीजिए कि मैदान जंग में होंगी, नताइज क्या होंगे उसके ये आज आप नहीं कह सकते। तीसरा जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि आज आप एक न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर पावर्स इंटरनेशनली तवक्को की जाती है कि वो बड़ा जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जो हैं उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स का होना इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि वो बड़ा खतरनाक है, वो प्रीमेच्योरली कहीं यूज कर सकते हैं और उससे दुनिया में बड़ी तबाही फैल सकती है। लिहाजा वो उन मुल्कों के ऊपर बड़ी तनकीद रहती है। हम तभी कभी नाम नहीं लेते कि जनाब अगर जंग हुई तो एटमी जंग हो जाएगी, ये बड़ा दबे लफ्जों में कभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वरना जिक्र नहीं करते, इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीजों के ऊपर बड़ी जल्दी उनके अलार्म हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो एक ये इशू है। आप देखिए कि जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं हुई। वो इसी वजह से नहीं होती कि दोनों एक जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं और जंग से गुरेज करते हैं, ताकि ये ना हो कि नतीजा न्यूक्लियर वेपन्स पे आ जाए। यही वो मसला है जो पाकिस्तान करता है। लेकिन इन हालात में फिर आपको डिप्लोमेसी बहुत करनी चाहिए, और अगर आप जंग छेड़ने लगे तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिप्लोमेसी के जरिए आपने यकीन दिला दिया हो कि अब जंग के अलावा और कोई रास्ता रहा नहीं हमारे लिए, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होगी। अगर वो देखें कि जी जितनी भी पीसफुल एफर्ट्स की जा सकती थी वो कर ली गई और भारत जुल्म नहीं रोक रहा, लिहाजा पाकिस्तान की मजबूरी थी, आपने ये किया। अब वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमने उतनी की नहीं। लिहाजा ये एक इशू है कि हमें अगर कल को जहाद भी करना हो तो आज उसके लिए इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट होनी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिल जाए और वो महसूस करे कि पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था कर गुजरा है, लेकिन उसके बावजूद भारत के तौर तरीके दुरुस्त नहीं। तो सर हम लोगों ने डिप्लोमेटिक एक्शन कुछ तो किए, वो राहदारी खोली थी हम लोगों ने करतारपुर की, फिर अभी मंदिर की तामीर, ये कैसे है वो भी तो ये नहीं ये कुछ और है, ये मैं समझाता हूँ। देखें, पंजाब में, इंडियन पंजाब में सिख मौजूद हैं जी, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि सिख जो है वो मुसलमानों के साथ उनका रवैया बड़ा हमदर्दी का है। खास तौर पे जब कश्मीर का इशू आया और कश्मीर में लोगों के साथ जुल्म हुआ तो सिखों ने कश्मीरी बच्चियों को दूसरे शहरों से पिक करके अपने खर्चे पे उनको घरों तक पहुंचाया, क्योंकि हिंदू मार रहे थे उनको। और कश्मीरियों के साथ तो उनकी यकजहती या उन्होंने बड़ा एक हमदर्दी का, और बल्कि उनके हमदर्दी में, कश्मीरियों की हमदर्दी में उन्होंने जुलूस भी निकाले कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। और ये फिर ये है कि उनका अपना इशू भी है, पंजाब में खालसा सान बनाना चाहते हैं, तो हमें उससे भी हमदर्दी है। लिहाजा हम सिखों की गुडविल लेने के लिए हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे कि सिख कम्युनिटी जो कि ओप्रेस्ड है इंडिया में, जहां इंडियंस ने उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया, बल्कि जो लोग इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिख मारे गए, जो उनकी औरतों की इज्जतें लुटी, आज दिन तक उनमें से किसी को, हिंदू को सजा नहीं हुई जिसने ये काम किया। लिहाजा सिखों के साथ आज बड़ी हमारी गुडविल है, हमने करतारपुर खोल के उनके दिल जीते हैं। हम उनको एक ऐसा कम्युनिटी समझते हैं जो मुसलमानों की तरह वहां पे ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन मंदिर वाला किस्सा ये है, ये मियां नवाज शरीफ के वक्त में यहाँ मंदिर की अप्रूवल हुई थी,
जी अब जी मंदिर ठीक है, अगर को बनाना चाहता बनाए। असल में किस्सा ये था कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि मंदिर गवर्नमेंट अपने खर्चे पे बना के दे। हम्म, इतराज इस चीज पे है, जी अगर हिंदू ने मंदिर बनाना है, जगह दी है उनको, वो अपने पैसे से बनाए। हम्म, लेकिन ये कहना कि जनाब गवर्नमेंट पैसा लगाए, वो इस्लामी रियासत में नहीं होगा। अब हम्म, इसको उस पैराए से देख लें कि हम्म, अगर अमेरिका में मुसलमान है, बरतानिया में है, बहुत सारे मुल्कों में, उधर यूरोप में, अगर वहां आप अपने लिए मस्जिद बनाना चाहें और वो आपको मस्जिद बनाने की इजाजत ना दें, तो हम्म, सारे यही कहेंगे कि जनाब मुसलमान बेचारों के साथ ज्यादती है, इसलिए कि इस मुल्क में मजहबी आजादी नहीं है। तो हम्म, उस प्रिंसिपल के तहत तो आपने मंदिर बनाने की इजाजत देनी है, लेकिन इजाजत देने के बाद ये उनका काम है कि अपने खर्चे से बनाएं, अच्छे पैसे से हैं बनाए, नहीं पैसे तो ना बनाए। तो हम्म, ये वो इशू है जो आज यहाँ पे खड़ा हुआ। और हमारे मुल्क में वैसे मजहबी आजादी है, अगर कोई चाहे अपनी इबादत गाह बनानी, तो गिरजे चप्पे चप्पे पे गिरजे बने हुए हैं, बड़े बड़े हम्म, पुराने गिरजे बने हुए हैं यहाँ पे। जी और जी बिल्कुल गुरुद्वारे भी हैं, सिखों के गुरुद्वारे गुरुद्वारे भी बाज जगहों पे हैं। तो इसी बिल्कुल तरह अगर कोई मंदिर बनाता है तो बना ले, लेकिन हम्म। अपने खर्चे। तो ये वो इशू है। लेकिन और सर करतारपुर का खर्चे की अब बात करते हैं, वो एक कमेटी भी है जो वो कहते हैं कि वो सिर्फ जो भी अक़लियतें हैं उनके उनके हवाले से अगर उन्होंने कोई भी चीजें बनानी है या कुछ है तो वो एक मखसूस एक फंडिंग है जो आती है, जो कि उसको फंड किया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कुछ उसका हिस्सा करते हैं, फिर बाहर से भी उसमें आती है। तो अगर वो लोग बनाना चाहें तो वो चीज आप समझते हैं कि वो सही नहीं है फिर? यही एक्चुअली इशू है कि हम्म, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जगह तो दे दे, हाँ लेकिन खर्चा ना करे किसी भी फंड से। ठीक है। बहरहाल ये एक आउटलुक है। अभी हुआ ये है कि इस इशू को हम्म, हम इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में ले गए हैं, हम्म, और वहां पे ये एग्जामिन किया जाएगा और वो फैसला देंगे। और हम्म, जो फैसला इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से आएगा वो मेरा ख्याल है सबको कबूल भी होगा, क्योंकि हम्म, दे आर दी हाईएस्ट बॉडी है इस्लामी ठीक है कवानीन के बारे में। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने अक्लमंदी की, अपने कंधे से उतार दिया, उधर भेज दिया है। तो अब लेट दी स्कॉलर्स लुक इनटू इट। और दूसरा सर, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मंदिर वैसे होना चाहिए उस जगह पे जहां पे ये लोग अक्सरियत में हो। मतलब कहा यह जाता है कि इस्लामाबाद में इनकी अक्सरियत इतनी है नहीं, और एक तो ऑलरेडी है जहां पे ये लोग जाके अपनी इबादत कर सकते हैं। इनके ये बात एम्बेसी है दुरुस्त है, जी ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी बड़ी मामूली है। यहाँ पे मेरा जी ख्याल है 60-70 के करीब लोग हैं। जी लेकिन ये है कि जब ये कभी, चूंकि कैपिटल है, तो जी लोग आते जाते हैं यहाँ पे, उनको सरकारी काम पड़ता है, तो उस हम्म, लिहाज से सोचे। लेकिन वो फिर उसी लिहाज से उतना ही छोटा मंदिर होना चाहिए होना चाहिए जहां बिल्कुल। चंद लोग जाके जी, इबादत कर अगर सकें। कोई बहुत ये जो जैसे अब अगर हम लोग इंटरनल हुकूमत की उनके ऊपर बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है -1 का। तो जो पार्टी एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो उसका मरकज वही है, और अगर उनको कह के -1 हो जाए तो आपके ख्याल में, क्योंकि इस पीटीआई के अंदर ग्रुपबाजी भी काफी है, तो आपके ख्याल में क्या ये जो नए नाम आ रहे हैं, आई थिंक उन नए नाम के अंदर मियां मोहम्मद सोमरो हैं, शाह महमूद कुरैशी का नाम है, तो आपके ख्याल, या असद उमर साहब का भी उसमें नाम आ रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि इनके ऊपर कुछ पार्टी मानेगी? देखिए, देखिए ये पार्टी के अंदर चंद एक सोबर किस्म के लोग मौजूद हैं, जी जी लेकिन ये कहना कि ये पार्टी को इकट्ठा रख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। इनको अगर खुद हम इनको अगर खड़ा कर दिया जाए तो ये शायद मेरा ख्याल है 1/3 भी वोट ना ले सकें जो हम्म, इमरान खान को मिले थे। बिल्कुल लिहाजा इनकी बिल्कुल। हैसियत नहीं है। ये हमारी सियासत में ये मसला है कि यहाँ इस तरह की शोशा और शोरश जो है ये उठाई जाती है, कोई ना कोई इस तरह की अफवाहें छोड़ देता है, हम्म, जबकि इनमें अमूमन हकीकत नहीं होती। हम्म, बात यह है कि -1 जब से ये जब शोर चला, उससे सादी अगर आप देखें तो जी 2 या 3 दिन पहले हमारा हम्म, बजट पास हुआ। बिल्कुल। बजट में 161 वोट मिले। हम्म, अगर आपने हुकूमत को हटाना है, ये इस आदमी को, इसको प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, तो हम्म, बजट सेशन में वोट ना देते उनको। हम्म, आप देखते कि वो नो बजट में, अगर बजट पास नहीं होता हम्म, तो ये नो कॉन्फिडेंस वोट है, हम्म, ये हुकूमत फौरन खत्म हो जाती खत्म हो जाती बिल्कुल। है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इस तरह की आप साजिशें, इस तरह का शोर शराबा हम सुनते रहे हैं, लेकिन एक्चुअल टेस्ट जब आया है तो ये गवर्नमेंट थ्रू हो जाती रही। उसमें पहले दिन प्राइम मिनिस्टर की का इलेक्शन जो हुआ, उसमें बड़ी कोशिश की मौलाना फजल रहमान ने कि लोग ना जाएं, हलफ ना उठाएं, लेकिन गए। फिर हम्म, सेनेट के चेयरमैन का किस्सा आया, आपने देखा कि वो भी नो कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। हम्म, असल चीज ये है
कि ये इस तरह का एक इंतशार पैदा करके लोगों को ज़हनी तौर पे कहीं न कहीं इधर लगाए रखते हैं, जबकि असल इश्यू जो हैं वो पार्लियामेंट में उन पे बात ही नहीं होती। वहाँ जाते हैं ये सारे तो इल्ज़ाम तराशियाँ करके शोर-शराबा करके बाहर आ जाते हैं। तो बदकिस्मती, लेकिन ये काफ़ी देर ये शोर मचता रहा -1 वाला, लेकिन अभी डाई डाउन कर गया। ट्वीट पढ़ रही थी कि उसके अंदर जो सिक्योरिटी एनालिस्ट जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा, उन्होंने भी कहा कि वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं हुकूमत की कारकर्दगी से, और आई थिंक उसमें आपकी भी कुछ ट्वीट थी ऐसी कि आपने भी कहा कि आप काफी नहीं, वो हुआ ये था, मैंने कहा था इस तरह जी कि यास्मीन राशिद, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में हमारी पंजाब की हैं हेल्थ मिनिस्टर, जी उन्होंने कहा जी कि लाहौर के लोग जाहिल हैं, यहाँ पे कोरोना फैल रहा है इस वजह से। अच्छा। तो मैंने कहीं एक प्रोग्राम में मजाकन कह दिया, मैंने कहा मैं चूंकि मेरा भी ताल्लुक लाहौर से है तो मैं अपनी जहालत का इतराफ करूं फिर। अच्छा, अब उसको उन्होंने उधर बना दिया, हालांकि मैंने वैसे फिर उसके बाद तफसील भी बताई। मैंने कहा असल में ये जहालत सारी पूरी कौम पे छाई हुई है, ये सिर्फ लाहौर के हिस्से की नहीं। जिस कौम को एक पॉलिटिकल पार्टी 3 दफा रोटी कपड़ा मकान पे इलेक्शन लड़ती है और तीनों इलेक्शन के बाद आज दिन तक ना रोटी है, ना कपड़ा और ना मकान है, हमने सारे वोट दिया। पीएमएलएन ने हमसे 2-3 इलेक्शन लड़े और वो कहते रहे कि जी हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे, तो क्या बन गया ही। मैंने कहा आप यहाँ लड़ते रहते हैं कि जनाब इमरान खान ने कहा हम इतने घर बना देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, तो मैंने कहा वो भी शायद इसी तरह का एक पॉलिटिकल नारा हो जिस तरह दूसरी पार्टियां लगाती रही हैं, लेकिन हमें 2 साल के बाद उन पे जजमेंट अभी नहीं देनी चाहिए, हमें उनको वक्त देना चाहिए, नहीं करते। और फिर ये कि मसाइल इतने आए, आईएमएफ के जरिए आपने कर्जा लिया, उन्होंने ऐसी कंडीशंस लगा दी कि महंगाई करना पड़ी आपको मुल्क में, फिर कोरोना का किस्सा आ गया। नहीं सर, आईएमएफ की कंडीशन से पहले भी तो हमारी काफी करेंसी डिवैल्यू हुई है। आईएमएफ वो को तो था, उन अप्रैल चीजों में मिला, को, उससे पहले हमारा कितना गिर गया था रुपया। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह नहीं कि आईएमएफ ने हमारी मुसीबतों में मजीद इजाफा कर दिया। जी अगर आप आईएमएफ के कर्जे ना होते तो आप रिकवरी की तरफ शायद चले जाते, कुछ करते, या कम से कम महंगाई उस तरह होती। क्योंकि अभी आप देखिए कि आईएमएफ आपको हमेशा वो कर्जा देते हैं, उन्होंने कर्जा आपसे वापस लेना है, वो आपको वो रास्ते दिखाते हैं। आपके लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि आप मेहनत करें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कमाएं और कर्जा उतार दें। लेकिन आईएमएफ को पता है कि आप शायद इतना कमा नहीं सकेंगे, वो वादे वईद उस पे वो नहीं जाते, वो ये समझते हैं कि वो चीजें हवा में हैं। जो चीजें उनको ऑब्वियस नजर आती हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, वो ये है, वो कहते हैं जी बिजली महंगी कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें, टैक्स बढ़ा दें। ये वो चीजें हैं जो उनको सामने नजर आती हैं कि आप कर सकते हैं, गैस की कीमत बढ़ा दें, तो वो लोगों के लिए अजाब बन जाता है। लेकिन आईएमएफ उस लिहाज से सच्चा है कि उन्होंने आपको पैसा दिया, वो वापसी का रास्ता मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप हमें अगर ये कहें कि आज आपकी आज $20 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है और अगले साल आप 20 की बजाय 30 या 40 कर लेंगे, तो ये तो हमें हवा में नजर आती है बात, आप कैसे कर लेंगे। लेकिन ये चीज तो आप कर सकते हैं कि अगर आप 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं लोगों को बिजली, तो 10 की बजाय 20 कर दें। लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट आगे इतने आते हैं कि आपकी फैक्ट्रीज को, कारखानों को बिजली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है चीजों की, अब महंगाई आनी शुरू हो जाती है। आम जो मजदूर तबका है या जो गरीब आम आवाम है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है ना लाइफ, बहुत मुश्किल हो जाती है जी। लेकिन ये कि ये आईएमएफ की तरफ से आपके ऊपर कंपल्शन है, और ये बड़ा मसला है कि जो मुल्क कर्जों पे जीते हैं वो कभी भी अपने लोगों के लिए रफायामा फलाह बहबूद के काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो उन मुल्कों के काम है जिनकी आमदन होती है। अगर खैरात करनी है, लोगों को सब्सिडीज देनी है, तो आप कमाएं तो जितनी जी चाहे सब्सिडीज दे दें, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आप कमा नहीं रहे, कर्जे ले लेके अपना दिन गुजारते हैं, तो सब्सिडी किस बात की दें और कहां से दें। तो ये अवाम को समझना है कि जब तक आप इस कर्जों के दुख से बाहर नहीं आएंगे, सबसे बड़ा खर्चा नंबर 1 डेट सर्विसिंग, नंबर 2 ये लॉस मेकिंग एंटिटीज पीआईए, ये वो इनका सबका है, फिर आपका सर्कुलर डेट है, फिर डेवलपमेंट बजट, और फिर आपका डिफेंस बजट। ये तो सर सर्कुलर डेट के हवाले से भी वो रिपोर्ट सामने आ गई है ना, तो उसके ऊपर वो लोग उनको पकड़े, 2-3 नाम आए हैं उसके अंदर भी, ये इंक्वायरी चल रही है।
जी ये बिल्कुल। इंक्वायरी चल रही है यहाँ पे। उनको पकड़े, उनको सर वो लोग क्यों नहीं उसको कर सकते हैं ना कि उनको लेकर कटहरे पे आए कि उनकी जो जो परचेजिंग पावर का जो एग्रीमेंट है उसको दोबारा से किया जाए। और अगर उन्होंने उसमें इतनी जी जी आजकल उसमें ये मतलब जो इन्होंने ये किया चीजें कि जिनको पहले वो पकड़ के पैसे निकाल सकते थे सर, वो तो कुछ भी नहीं हम देखते हैं ना। फिर पीआईए का ये जो भी गुलाम देखें, खबर साहब ने जो बयान दे दिया और उसके बाद हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट अभी लाइक टेम्पररी रिपोर्ट थी, उसके ऊपर अभी तक छानबीन भी चल रही है, वो नंबर भी पूरे नहीं हो रहे वो उनसे। वो गलत किया इन्होंने। अगर वो बिल्कुल। और वो इस उससे तरह कितना पब्लिक ना बड़ा किया नुकसान जाता। हुआ है, मतलब पीआईए को अब सही में नुकसान हुआ है। हाँ, नहीं पीआईए का नुकसान तो पहले बहुत था, लेकिन अब तो ये कि जी अब कोलैप्स कर गई। अब तो बिल्कुल उनके फ्लाइट्स ही बंद हो गई। लेकिन ये बिल्कुल। है कि वो रीवैम्प वगैरह कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी खासी ओवरहॉलिंग हो जाएगी। पीआईए की बिल्कुल बड़ी तवक्को है कि इंशाल्लाह उठेगी, लेकिन बहरहाल वक्ती तौर पे काफी नुकसान हुआ। जो बिल्कुल। आप बात कर रही हैं इसकी कि ये जो हमारा पीआईए के अलावा जो इकोनॉमी का मसला आप बता रही हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है ये पिछली गवर्नमेंट का था। लेकिन असल चीज ये है कि आगे हालात ठीक हुए ही नहीं कि आप ये कर सकें। जब आपकी अपनी आमदन जो है उसका 80% आपको कर्जा जो है वो आप अपनी जीडीपी का जी जी। अमूमन ये कहते हैं कि 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म यहाँ हम जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई हम 90 के करीब थे। जब हम्म जीडीपी का 90% आपका कर्जे पे है तो आप इकोनॉमी को आगे चलाएंगे कैसे? सो ये बहुत बड़े एक ऑपरेशन की जरूरत है जहां आप अपनी, और वो तवक्को है कि सीपैक बनने के साथ साथ ये जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक एक्सपोर्ट। जोन्स बन रही हैं, हम्म वो चूंकि कोशिश ये हो रही है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों, तो फिर हम्म, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आमदन बढ़े, तो आप अपने कर्जे वर्जे उतारें। जी तो जी। वो उस वक्त तक लाजमी बात है कि यहाँ पे इकोनॉमी का हाल यही कुछ रहेगा हम्म। जब तक कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कोई जरिया नहीं बनता। तो तब तक हम उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह जी सब जी कुछ जी। ठीक ठाक हालात हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर और अपने जो आपने शेयर किया हमारे साथ अपनी जो थॉट्स और अपने जो तजिया